हेलो बच्चों, मैं मोहन सिंह राजपूत आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, और इसका 8वां अध्याय किसान, जमींदार और राज्य, ये आज हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले इस पाठ का परिचय लेंगे। बच्चों, हम देखेंगे कि इस पाठ में मध्यकालीन भारत के किसान, जमींदार और इनके साथ राज्यों के कैसे संबंध थे, ये सारी चीज़ें हम इसी अध्याय में जानेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का परिचय लेते हैं और शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो देखिए बच्चों, इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, मुख्य रूप से हम 16वीं और 17वीं शताब्दी की ग्रामीण भारत की जो स्थिति थी वो सारी हम पढ़ेंगे इसमें। और खास करके जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत में मुगल साम्राज्य था, मुगलों का शासन था, मुगल बादशाह अकबर का शासन था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि और समाज की स्थिति कैसी थी मुगल साम्राज्य में। तो देखिए, 16वीं 17वीं सदी के दौरान 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। मतलब ग्रामीण भारत के बारे में हम पढ़ेंगे, और लगभग 85% लोग गांव में रहते थे। आज भी भारत की 75% जनसंख्या गांव में रहती है, लेकिन उस समय 85%, कहीं अधिक जनसंख्या गांव में रहती थी। और गांव में किस तरह से वो अपने रोजगार चलाते थे, किस तरह खेती करते थे, कौन कौन से समुदाय होते थे, ये सारा इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, छोटे खेतीहर और भूमिहर संभ्रांत, तो दो तरह के लोग होते थे। छोटे, जिनके पास बहुत कम जमीनें होती थी, तो खेतीहर मतलब जो केवल खेती करते थे, किसी दूसरे की जमीन पे खेती करते थे, या बहुत कम जमीनें जिनके पास होती थी। और दूसरी है भूमिहर संभ्रांत, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीनें होती थी, और संभ्रांत मतलब अमीर वर्ग होते थे। दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे, चाहे अमीर हो और चाहे गांव के गरीब लोग हो, लगभग सबके सब कृषि उत्पादों से ही जुड़े हुए थे। कृषि पर ही निर्भरता ज़्यादा थी उनकी। और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। दोनों ही जो पैदा होती थी उनमें अपने अपना दावा करते थे, मतलब अपना अपना हिस्सा ले लेते थे। आगे बात करें, इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। बहुत जगह सहयोग होता था उनके बीच। जैसे जो अमीर किसान होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, वो दूसरे किसानों को किराए पे अपनी ज़मीन देकर खेती करवाते थे, और कृषि उत्पाद आते थे उसका कुछ हिस्सा वो बांट लेते थे। तो इस तरह उनके बीच सहयोग था। कई बार उनके बीच संघर्ष की स्थिति भी हो जाती थी, और कई बार प्रतियोगिता की स्थिति भी होती थी। ये सारी चीज़ें इसी अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण समुदाय किस तरह आपसी सहयोग करता था, किस तरह उनमें संघर्ष होता था, और किस तरह कई बार प्रतियोगिता की स्थिति में वो होते थे। आगे बात करें, खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। तो गांव का समाज खेती से ही जुड़े हुए थे समाज के ज़्यादातर लोग, और खेती में ही कोई खेतों में काम करता था, किसी की ज़्यादा ज़मीनें होती थी वो करवाते थे, कुछ लोग कर इकट्ठा करने का काम करते थे। कुल मिला के गाँव का पूरा समाज खेती से ही जुड़ा था, और खेती से जो उनके ताने बाने जुड़े थे, इसी से ग्रामीण समाज का निर्माण होता था, ग्रामीण समाज बनता था। इस ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे। जो ग्रामीण समुदाय जो खेती से ही जुड़ा हुआ था, इसके 3 घटक थे, मतलब 3 एक तरह से भाग कर सकते हैं इनके। पहला था खेतीहर किसान, जो अपनी ज़मीन पर खेती करते थे या किराए की ज़मीन पर खेती करते थे, वो किसान होते थे। फिर पंचायत होती थी। कई बार किसानों में आपसी झगड़े हो जाते थे, या जो राज्य के अधिकारी कर इकट्ठा करने आते थे, कोई किसान कर नहीं दे पाता था, तो किस तरह कर उससे लिया जाए, ये सारे निर्णय गांव की पंचायत करती थी। तो पहला घटक तो है किसान, दूसरा है पंचायत, और तीसरा है गांव का मुखिया। गांव का मुखिया राज्य के द्वारा नियुक्त किया जाता था, और कई बार गांव के लोगों के द्वारा चुना भी जाता था, जिसे क्या कहते थे, मुकदम या मंडल। मध्यकाल में गांव के मुखिया को मुकदम या मंडल कहते थे, गांव के मुखिया नामक जो अधिकारी होता था उसको। तो ये 3 घटक होते थे ग्रामीण समुदाय के। आगे बात करें, इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। गांव का जो शासन प्रशासन बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन कई सारी बाहरी ताकतें भी इन गांवों की दुनिया में दाखिल हुई। और वो बाहरी कौन थे? वो था मुगल साम्राज्य। मुगल जो राजा थे, बादशाह थे, वो भी गांव में अपने अधिकारी भेजते थे, कर वसूल करते थे। तो देखिए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बाहरी ताकत जो गांव में दाखिल हुई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था, जो अपनी आमदनी का
मतलब अपनी इनकम का, अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादों से ही उगाता था। किसान जो खेती करते थे, ग्रामीण किसान, उनसे कर के रूप में जो वसूल होता था, उनसे ही यही उसकी आमदनी का स्रोत था मुगल बादशाहों की। तो बाहरी शक्ति का भी ग्रामीण समाज में प्रवेश हुआ था। आगे बात करें तो यह है कि राज्य के नुमाइंदे, जो राज्य होते थे, बादशाह होते थे, उसके बहुत सारे अधिकारी होते थे। वो गांवों का दौरा करते थे, कृषि को नापते थे, जहाँ पे कृषि की गई उस जमीन को नापते थे, कितनी पैदा हुई ये तय करते थे, कोई जमीन का हिस्सा खाली ना रहे ये भी वो देखते थे, और जहाँ पर खेती हुई उसमें से कितना हिस्सा राज्य को कर के रूप में मिले, ये सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए राज्य के अधिकारी होते थे, जिन्हें नुमाइंदे कह सकते हैं राज्य के। तो राज्य के नुमाइंदे राजस्व निर्धारित करने, कितना कर एक खेत में पैदा हुआ तो कितना तो राज्य का होगा और कितना उस किसान का होगा, तो इसे ही कहेंगे राजस्व निर्धारित करने वो आते थे गांव में। राजस्व वसूल करने वाले भी, मतलब राजस्व कर इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी होते थे वो भी हैं। हिसाब रखने वाले अधिकारी भी होते थे, और ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे। ये जो राज्य के नुमाइंदे होते थे वो राजस्व निर्धारित करके, राजस्व की वसूली करके और पूरा हिसाब किताब रखते थे, और पूरे ग्रामीण समाज के ऊपर, किसानों के ऊपर अपना नियंत्रण रखते थे इन तरीकों से। आगे बात करें, वे तसल्ली करना चाहते थे, जो अधिकारी थे वो तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिले। अधिकारियों का क्या काम था कि जितनी भी जमीन है, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन के भाग पर खेती हो, खाली ना रहे, और जब खेती हो तो जब फसल कटे तो राज्य का हिस्सा समय पर कर के रूप में उसे मिलता रहे। ये सारी निगरानी राज्य के नुमाइंदे नामक जो अधिकारी होते थे बहुत सारे, उनके द्वारा ये निश्चित किया जाता था। आगे बात करें कि चूंकि कई फसलें बिक्री के लिए ही उगाई जाती थी, जैसे कुछ तो खाद्यान्न फसलें होती हैं और कुछ ऐसी फसलें होती है जो किसान अपने प्रयोग के लिए, गेहूं उगाया तो किसान अपने घर के प्रयोग के लिए उगाता था, उसी में से कुछ हिस्सा राज्य को कर के रूप में देता था। लेकिन कुछ फसलें किसान ऐसी भी उपजाते थे जो वो अपने पास नहीं रखते थे, पूरी की पूरी बेच देते थे, तो उसे क्या कहेंगे कि बिक्री के लिए उगाई जाने वाली फसलें। तो चूंकि कई फसलें बिक्री के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार होने लग गया। कृषि, जब वो फसल को बेचेंगे तो व्यापार हुआ, व्यापारियों ने वो फसलें खरीदी। अब व्यापारी जब फसल खरीद के लेके जाएगा तो कुछ पैसे दे के जाएगा, तो इस तरह मुद्रा का भी प्रचलन शुरू हो गया, और बाजार में जाके बेचते थे, बदले में पैसे मिलते थे, पैसे से फिर दूसरी चीज़ खरीदते थे किसान। इस तरह बाजार भी गाँव में घुस आए, तो एक तरह से गाँव में व्यापार होने लग गया था, मुद्रा का प्रचलन हो गया था, और बाजार व्यवस्था भी गांव में शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी थी जो केवल बिक्री के लिए उगाई जाती थी, जिन्हें व्यापारिक फसलें कहते थे, जैसे गन्ना, तंबाकू, इस तरह की फसलों की बात करेंगे आगे हम। और इससे खेती करने वाले इलाके शहर से जुड़ते चले गए। जो ग्रामीण इलाका था वो फिर शहर से धीरे धीरे जुड़ता चला गया, क्योंकि व्यापारी लोग व्यापारिक फसलें खरीदने आने लग गए थे, बिक्री की फसलें, साथ में मुद्रा का प्रचलन भी हो गया फिर, और बाजारों से गांव के लोग जुड़ते चले गए थे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि इस अध्याय में और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मुख्य बिंदु के रूप में हम देखेंगे। तो देखिए कौन कौन से बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे इस अध्याय के दौरान। हम परिचय ले रहे हैं पहले कि क्या क्या इस 8वें अध्याय, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे किसान और कृषि उत्पाद, किसानों के बारे में पढ़ेंगे। आप देखोगे कि कई तरह के अलग अलग किसान होते थे। एक किसान होता था पाही काश्त, एक होता था खुद काश्त। अब इनमें क्या फ़र्क होता था ये हम अध्याय के दौरान जानेंगे, और कौन कौन सी वो कृषि फसलें पैदा करते थे ये भी देखेंगे। मध्यकालीन मतलब 16वीं-17वीं शताब्दी में किसान कैसे होते थे, क्या वो पैदा करते थे, सिंचाई की तकनीकें क्या थी। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर थी, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कुछ जगह कृत्रिम सिंचाई के भी प्रबंध किए गए थे, जैसे रहट प्रणाली मध्यकालीन भारत की एक मुख्य विशेषता थी सिंचाई करने के लिए, उसके बारे में भी हम समझेंगे। पंचायत और उनके मुखिया के बारे में जानेंगे, और गांव में अलग अलग जाति के लोग जब रहते थे तो हर जाति की अलग अलग पंचायतें होती थी, तो जातिगत पंचायतों के बारे में भी हम देखेंगे इसी अध्याय में। ग्रामीण दस्तकार
कई बार क्या होता है कि किसान जब उनको खेतों में काम नहीं होता था तो वो दूसरे काम करने लग जाते थे, कुछ ना कुछ उत्पाद बनाने लग जाते थे। इन्हें कहेंगे दस्तकार, या बहुत सारे ऐसे वर्ग होते थे जैसे सुनार, लोहार, जो कुछ ना कुछ बनाते थे और ग्रामीण जनता की जो उपभोग के लिए चीज़ें बनाकर उनको बेचते थे। तो उन दस्तकारी वस्तुओं के बारे में भी हम जानेंगे। कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी, 16वीं-17वीं शताब्दी में महिलाओं की क्या स्थिति थी, या किसान जब खेती करते थे तो महिला कौन से काम करती थी, पुरुष कौन से काम करते थे, ये भी हम इस अध्याय में जानेंगे। जंगल और कबीले, अब साथ में कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जैसे जंगल या पहाड़ी क्षेत्र जहां पर थोड़ी बहुत कृषि होती थी, या वो वहां पर जंगली लोग रहते थे। यहां पर जंगली लोगों से तात्पर्य है वो लोग जिनके जीविका का आधार जंगल से प्राप्त वस्तुएं ही हुआ करती थी। वो एकांत की जिंदगी जीते थे जंगल में, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप वो अपने जीवन में पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी मध्यकाल में जो राज्य था उसका मतलब जंगलों में उनका घुसना शुरू हो गया था। कई सारे बहाने होते थे, हाथी पकड़ना या फिर शिकार के लिए राजा जंगलों में जाते थे। तो उनकी दुनिया भी राज्य से जुड़ती चली गई। जंगली लोगों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। जमींदार व्यवस्था के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जमींदारी व्यवस्था के बारे में भी। आगे बात करें तो भू राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि राज्य कैसे निर्धारित करता था कि कृषि में कितना हिस्सा राज्य का होगा और कितना किसान का, कितने प्रकार की भू राजस्व प्रणाली होती थी, ये भी देखेंगे। फिर आगे देखेंगे हम चांदी का बहाव। भारत का व्यापार वाणिज्य बहुत ही उन्नत अवस्था में था, इसलिए बहुत सारी चांदी बाहरी देशों से भारत में आई थी इसी दरमियान, वो भी हम देखेंगे। और ये जो सारी चीज़ें हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, ये किस तरह हमें पता चलती है, कौन से वो स्रोत हैं जिनसे हमें ये सारी जानकारी मिलेगी जो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इनमें जो मुख्य स्रोत है वो है अबुल फजल। अकबर जो बादशाह था उसका एक दरबारी विद्वान था जो उसके दरबार में बैठ के उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस दरबारी विद्वान का नाम था अबुल फजल, और उसने जो किताब लिखी, ग्रंथ लिखा, उसका नाम था आइन ए अकबरी। इस पुस्तक में 16वीं शताब्दी के दौरान जो भी भारत की स्थिति थी, कर वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। ये ही हमारा मुख्य स्रोत होगा जिसके आधार पर हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इनके अलावा कुछ क्षेत्रीय स्रोतों के द्वारा भी हम इस अध्याय में जानकारी लेंगे, किसानों की, राजस्व प्रणाली की, जो भी हमने मुख्य मुख्य बिंदु पढ़े ये सारा हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, इस अध्याय को शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।